एसीपी महेंद्र ने अपनी नौकरी के दौरान नकली बाबा और अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उसकी पोस्टिंग जिस भी शहर में होती, उस इलाके के आसपास के बाबा, तांत्रिक सभी की जानकारी वह हासिल कर लेता था और फिर उनके आश्रमों में रेड डालकर उनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ करता था। आखिर क्या बात है, तुम क्यों बाबा और तांत्रिकों के इतने खिलाफ रहते हो? वह बेचारे तो सीधे साधे होते हैं। एक दिन एसीपी महेंद्र की पत्नी माला ने उससे पूछा। यह बाबा लोग सीधे साधे नहीं होते, बल्कि लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और इनका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। इसीलिए इन सबको सबक सिखाना मेरा पहला लक्ष्य है। महेंद्र ने बताया। माला और महेंद्र की शादी के कई साल बाद भी उनके कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसका इलाज भी दोनों ने कराया था। महेंद्र की बाबाओं से चिढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एक समय में जब वह बाबाओं पर भरोसा करता था, तो एक दिन अपनी समस्या लेकर सबसे पहले एक बाबा के पास गया था। पर उस बाबा ने पूरे 2.5 साल तक महेंद्र को झांसे में रखा, उससे खूब पैसे भी ऐंठे, पर उसे औलाद नहीं हुई थी। फिर किसी दोस्त की सलाह पर महेंद्र ने खुद को एक डॉक्टर को दिखाया था। कई जांचों के बाद उसे पता चला कि वह औलाद नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम था। वैसे बिस्तर पर महेंद्र संबंध बनाने में पूरी तरह से सक्षम था और किसी भी औरत को संतुष्ट कर सकता था। फिर भी वह अभी तक बेऔलाद था और दवाओं से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हाल ही में महेंद्र की पोस्टिंग रामपुर में हुई थी और यहाँ आने पर उसे बाबा करमदास के बारे में पता चला और यहाँ का चार्ज संभालते ही उसने अपनी आदत के अनुसार बाबा का रिकॉर्ड मांगा और उसके आश्रम की जानकारी भी ली। रामपुर से रामगढ़ जाने वाली हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा चिरौंजीपुर पड़ता था। इस चिरौंजीपुर कस्बे से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाने पर बाबा करमदास का आश्रम था, जो मार्बल के पत्थरों से बना हुआ था। जब महेंद्र ने बाबा के बारे में और जानकारी हासिल की, तो उसे पता चला कि बाबा करमदास एक तरफ तो लोगों में चमत्कार दिखाकर अंधविश्वास पैदा करता है और दूसरी तरफ उसके और भी कई फैक्ट्रियां हैं, जिनमें वह कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है और उन्हें बाजार में बिकवाता है। यह सारे काम वह एक संस्था के द्वारा करता है, ताकि किसी भी तरह के आरोपों से बाहर ही रहे। महेंद्र ने महसूस किया कि बाबा करमदास के आश्रम में बेऔलाद औरतें ज़्यादा आती थीं, जो आश्रम में आकर कुछ खास तरह की थेरेपी लेती थीं और औलाद पाने का सुख हासिल करती थीं। धर्म के नाम पर डरने वाली माला अपने बांझपन को बाबाओं का श्राप मानती थी, जिनका महेंद्र ने भांडा फोड़ा था। इसलिए वह अपने पति से छुप छुप कर बाबाओं से कर्मकांड कराती थी और उन्हें दान दक्षिणा भी देती थी। रामपुर आकर जब माला के कानों में बाबा की मशहूरी के चर्चे पहुँचे, तो माला ने महेंद्र से वहां जाने की इच्छा जाहिर की। वैसे भी महेंद्र को तो जाना ही था बाबा करमदास से उनके आश्रम में मिलने के लिए, क्योंकि वहां पहुंचकर महेंद्र को कुछ जानकारियां हासिल करनी थी। इसीलिए उसने माला के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। तब कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान के रूप में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं अपना यह स्पाई कैमरा भी साथ ले चलना चाहता हूँ, ताकि आश्रम की गतिविधियाँ चुपके से रिकॉर्ड कर सकूँ। माला खुशी खुशी राजी हो गई और अगले दिन ही महेंद्र और माला चिरौंजीपुर के पास बने हुए आश्रम में पहुंच गए। गेट के अंदर घुसते ही उन पर एक ऑटोमेटिक मशीन से खुशबूदार डीओ का छिड़काव हो गया। सीधे गैलरी से अंदर जाने पर 2 खूबसूरत लड़कियां एक बड़े से रजिस्टर में वहां आने वाले भक्तों की कुछ डिटेल्स लिख रही थीं। उसी में एक कॉलम यह भी था कि भक्त आश्रम में किस वजह से आए हैं। माला ने उन्हें बताया कि वह औलाद पाने के लिए यहाँ आई है। क्या आप बताना चाहेंगे कि वह औलाद आपको बेटी चाहिए या बेटा? लिखने वाली लड़की ने पूछा। माला ने बिना देर किए बेटा बोल दिया। उस लड़की ने रजिस्टर के एक कॉलम में बेटा लिख दिया। करमदास का कैमरा यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। आगे बढ़ने पर एक बड़े से हॉल के बीचों बीच बाबा करमदास की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिससे लगातार राख चढ़ रही थी।
भक्त लोग उसे भभूत कहकर अपने माथे से लगा रहे थे। माला ने भी खुश होकर बाबा की तस्वीर से गिरती हुई भभूत उठाकर अपने माथे से लगा ली। कुछ देर तक तो वे दोनों बाबा करमदास की उस माया नगरी में घूमते रहे। फिर अचानक दीवारों पर लगे हुए विशाल स्पीकर से आवाज़ आई कि बाबा करमदास अभी बड़े हॉल में सबको दर्शन देंगे। भक्तगण बड़े हॉल की तरफ चल दिए। माला और महेंद्र भी उस हॉल में पहुंच गए। वहां की खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती थी। बाबा के इंतजार में सभी भक्त हाथ जोड़कर बैठे थे। एक लंबे इंतजार के बाद बाबा करमदास मंच पर प्रकट हुए और भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया। फिर कुछ देर तक प्रवचन देने के बाद बाबा ने एक चमत्कार दिखाया। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने बाबा के सिंहासन को 7 फीट तक हवा में ऊंचे उठते देखा। जैसे ही सिंहासन ऊपर उठा तो भक्त लोग जय जयकार करने लगे। माला भी उनमें से एक थी, जबकि महेंद्र और उसका कैमरा सब कुछ बड़ी बारीकी से नोट कर रहे थे। माला तो पूरे रास्ते बाबा करमदास के गुणगान ही गाती आई थी, जबकि उसकी हर बात पर महेंद्र मुस्कुरा देता था। घर पहुंचकर रात में बिस्तर पर आते समय माला ने महेंद्र से कहा कि वह बाबा करमदास के ट्रस्ट में कुछ दान देना चाहती है। अरे तुम भी कमाल करती हो, यह सब बाबा नहीं बल्कि शिकारी हैं। शिकारी? महेंद्र ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने स्पाई कैमरे को लैपटॉप से जोड़ा और माला को दिखाकर बोला, यह शिकारी लोग अपने हाथ की सफाई दिखाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे जब वे लोग रजिस्टर में जानकारी दर्ज करते समय औलाद के बारे में पूछते हैं कि पीड़ित लोग बेटा चाहते हैं या बेटी, तो हमारे देश में 100% लोग बेटा मांगने के लिए ही आश्रम में जाते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि जिनके बेटा हो गया तो वो लोग 10 और पीड़ितों को भेजेंगे, पर बेटी होने पर अफसोस करने वाले लोग आश्रम में जाकर विरोध दर्ज कराएंगे तो उस रजिस्टर पर लिखे बेटा शब्द को पहले से ही बेटी कर दिया जाता है और भक्त से कहा जाएगा कि देखिए आपने बेटी ही तो मांगी थी। बस वह भक्त कुछ नहीं बोल पाएगा। महेंद्र किसी भी माहिर जासूस की तरह यह सब बोलते जा रहा था। आगे महेंद्र ने तस्वीर से राख के गिरने की वजह एक रासायनिक क्रिया का होना बताया। जैसे किसी चित्र पर तरल एल्युमिनियम में मरकरी ऑक्साइड नामक केमिकल मिलाकर लगा दिया जाए तो एक तरह का नया केमिकल बनता है जो राख जैसा दिखता है, जिसे लोग भभूत समझ लेते हैं। पर बाबा करमदास के सिंहासन की हवा में उड़ना तो एक चमत्कार ही था ना? माला ने पूछा। जैसे किसी अस्पताल में मरीज के बिस्तर के सिरहाने को उठाने के लिए कुछ छोटे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पर्दे के पीछे लीवर घुमाकर बाबा के सिंहासन को उठा देना कोई बड़ी बात नहीं, महेंद्र ने कहा। तो माला के चेहरे पर अनेक अबूझे सवाल घूमने लगे थे, जिसे देखकर महेंद्र फिर से मुस्कुरा दिया। अगले दिन महेंद्र बाबा करमदास के खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहता था, इसलिए वह आश्रम जाने की तैयारी करने लगा। महेंद्र आश्रम में पहुंचा। बाबा के आश्रम में रोज की तरह आज भी चहल पहल थी। कुछ लोगों से बात करने के बाद महेंद्र को पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही रहकर बाबा के साथ का लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि बहुत से लोग इसी आश्रम में हमेशा के लिए रहने आ गए हैं और अपनी कमाई हुई सारी दौलत उन्होंने आश्रम और बाबा करमदास के चरणों में ही रख दी है। महेंद्र हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो पौधों को पानी दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वे बार बार आगे की ओर गिर रहे थे, जिन्हें वह लड़की बार बार संभाल लेती थी। तकरीबन 26 साल की उस लड़की के गोरे रंग, तीखी सी नाक और काले बालों ने सीधा महेंद्र की भावनाओं पर चोट की थी। अचानक उस लड़की की नज़र महेंद्र से टकराई और उसने एक मनमोहक मुस्कुराहट बिखेर दी। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? बातचीत की पहल उस लड़की ने की। जी नहीं, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, महेंद्र ने कहा। मेरा नाम रचना है और मैं पिछले कई साल से यहीं आश्रम में रहती हूँ। और आप? महेंद्र उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। रचना बातचीत करने में कुछ ज़्यादा ही उतावली दिख रही थी। महेंद्र और वह लड़की साथ साथ चलने लगे। महेंद्र ने सोचा कि रचना से ही बाबा करमदास के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है। रचना से बातें करते करते महेंद्र आश्रम के दूसरे छोर पर आ गया था। रचना बहुत तेज़ी से बातों के विषय बदलती थी। कभी वह प्यार पर बात करती तो कभी सेक्स पर, कभी वह मर्द और औरत के रिश्ते पर बात करती। वह बातों बातों में महेंद्र के हाथों को भी पकड़ लेती थी।
बदले में महेंद्र भी रचना के हाथों को दबा देता था। काफ़ी देर रचना के साथ बातचीत करने और घूमने के बाद महेंद्र आश्रम से वापस चला गया। अब महेंद्र के दिल दिमाग में रचना का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा था। महेंद्र ने सोचा कि करमदास बाबा की जानकारी के साथ साथ रचना से भी मिलना हो जाया करेगा। इस सोच के साथ महेंद्र का अब आश्रम में आना जाना लगा रहता था। एक दिन रचना बिना कुछ कहे महेंद्र को वहीं पास में बनी एक कॉटेज में ले गई, जहां पर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बन गया। महेंद्र पर रचना के रूप का जादू ऐसा छाया कि उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बाबा करमदास के आश्रम में रहने वाली एक लड़की ने उसके साथ जिस्मानी संबंध क्यों बनाए थे, और वह यह भी भूल गया था कि वह यहाँ एक लक्ष्य के साथ आ रहा है। एक दिन महेंद्र ने रचना से मन की बात पूछ ही ली। आखिर ऐसा क्या दिख गया मुझ में जो तुम इतना मेहरबान हो गई? आप एसीपी हो इस शहर के, हम आश्रम वालों की मजबूरी होती है आप जैसे बड़े लोगों से संबंध बनाकर रखने की, ताकि आश्रम किसी विवाद में ना फंसे। रचना ने एक मादक अंगड़ाई लेते हुए कहा। रचना के मोहजाल में उलझकर महेंद्र अंधविश्वास का खुलासा करने और बाबाओं का भंडाफोड़ करने जैसी बातें भूल चुका था। अब वह बिना किसी परेशानी के माला को साथ ले जाने महेंद्र माला को अपने साथ ले जाने लगा था और माला को बड़े हॉल में बाबा के प्रवचन सुनने के लिए बिठाकर वहां से चला जाता था। माला के पूछने पर महेंद्र ने कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटा हुआ है। ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता और रचना के पास चला जाता था। तकरीबन 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन महेंद्र को रचना ने अपने पेट से होने की सूचना दी। यह बात सुनकर महेंद्र को झटका सा लगा, क्योंकि यह बात वह अच्छी तरह जानता था कि कम स्पर्म काउंट के चलते वह किसी औरत को मां नहीं बना सकता था और इसीलिए कभी भी उसने संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल भी कभी नहीं किया था। पर आज यह रचना तो कुछ और ही कहानी बता रही है। बहुत मुमकिन है कि रचना किसी और का बच्चा पहले से ही लिए घूम रही हो और अब अपनी बला टालने के लिए उसे बलि का बकरा बना रही हो। पर महेंद्र बाप ना बनने की अपनी कमजोरी रचना को बता भी तो नहीं सकता था। यह मेरा बच्चा नहीं है रचना। तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे कई और लोगों से संबंध हैं? कहते हुए रचना ने महेंद्र और खुद की एक सेक्स क्लिप उसे दिखा दी और ब्लैकमेल करने के अंदाज में कहने लगी, जानते हो अगर यह क्लिप इंटरनेट पर चली गई तो तुम्हारी वर्दी उतरने में एक दिन भी नहीं लगेगा और फिर कभी बहाल भी नहीं हो पाओगे। नहीं, पर मुझे तो बच्चे, इससे आगे कुछ ना कह पाया था महेंद्र। माना कि बच्चा उसका नहीं था, पर रचना अपना किया हुआ उसी के सिर पर मढ़ना चाहती थी। यह बात समझते और मानसिक परेशानी से गुजरते हुए महेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वह रचना के बच्चे को जन्म लेने के बाद गोद ले ले और पत्नी को सौंप दे और उसे ये बताया जाए कि यह बच्चा एक दोस्त की पत्नी का है जो इसे जन्म देते समय मर गई है। महेंद्र ने ऐसा ही किया। कुछ महीने और गुजरे और रचना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची को गोद में लेकर महेंद्र घर गया तो उसने माला को वह बच्ची देते हुए कहा, लो आज से तुम ही इसकी माँ हो। मेरे दोस्त की विधवा पत्नी इसे जन्म देते ही मर गई है। दोस्त जो कि पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था, इसीलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। महेंद्र की बात सुनकर माला के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी दौड़ गई और बोली, दरअसल एक तोहफ़ा तो मैं भी आपको देना चाहती हूँ। शर्माती हुई माला ने कहा और महेंद्र को बताया कि वह भी एक बच्चे की माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर महेंद्र के पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। यह सब बाबा करमदास की दवाओं और उनके आशीर्वाद का ही फल है। हो गए ना सरप्राइज़, माला ने कहा। माला की बात सुनकर महेंद्र दंग रह गया था, क्योंकि वह सच में सरप्राइज हो गया था। माला अपने बच्चे को बाबा करमदास की मेहरबानी मान रही थी, जबकि सच तो यह था कि बाबा करमदास ने रचना और माला दोनों के जिस्म से खेलकर उन दोनों को एक एक सरप्राइज दे दिया था। माला, क्या हुआ? मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, आप खुश नहीं हुए? महेंद्र, नहीं माला, चौंकते हुए। क्या? महेंद्र, नहीं।
नहीं, मेरा मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ, बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है ना, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। माला ने कहा, आइए आप बैठ जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। महेंद्र, नहीं नहीं, सर नहीं दबाना, एक काम करो, एक कप चाय बना दो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। यह कहकर वह बच्चे को माला की गोद में देने लगता है। क्या तुम इस बच्चे को कुछ दिन के लिए संभाल सकती हो? फिर देखेंगे कि क्या करना है। माला ने सवालिया नज़रों से महेंद्र की तरफ देखा और कहा, क्या करना है मतलब? महेंद्र, मतलब यह है कि मैं इसे यहाँ इसीलिए लेकर आया था कि तुम्हें बच्चे की बहुत चाहत है, पर अब तो तुम खुद ही माँ बनने वाली हो, तो फिर इस बच्ची को मैं किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँगा। माला ने कहा, यह क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, यह बच्ची कहीं नहीं जाएगी। इस बच्ची के कदम बहुत ही शुभ हैं। इतने सालों में मैं माँ नहीं बन पाई, पर देखो ना, इधर यह बच्ची आई, उधर मेरे गर्भवती होने का मुझे पता चला। इस बच्ची को अब कहीं नहीं जाने दूंगी, आज से यह मेरी बेटी है। यह कहकर माला महेंद्र के हाथों से बच्ची को ले लेती है और महेंद्र के लिए चाय बनाने चली जाती है। महेंद्र अपने रूम में आकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। महेंद्र के सिर में सच में ही दर्द शुरू हो जाता है। रह रहकर उसे माला की बात परेशान कर रही थी। महेंद्र बड़बड़ाते हुए, यह मुझसे क्या हो गया? मैं क्यों माला को आश्रम में अकेले छोड़ के गया? महेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि माला जिसे वह बहुत चाहता था, परंतु उसके पेट में जो बच्चा था वह किसी और का था। यह बात रह रहकर महेंद्र को कचोट रही थी। महेंद्र यह बात माला को तो ना बता पा रहा था, ना ही माला के गर्भवती होने की बात को इग्नोर कर पा रहा था, क्योंकि जब सालों पहले महेंद्र ने अपनी शारीरिक जांच करवाई थी तो उसने जांच की रिपोर्ट के बारे में माला को नहीं बताया था कि वह औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं है। महेंद्र बहुत बड़ी कश्मकश में फंस चुका था। तभी माला चाय लेकर कमरे में आई। तब महेंद्र ने चाय लेने के बाद माला से कहा कि उसे बाबा करमदास के बारे में फाइल तैयार करनी है, इसीलिए वह आज की रात दूसरे कमरे में सो जाए। माला, जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी, महेंद्र की बात सुनकर वह दूसरे कमरे में चली गई। उस रात महेंद्र की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कभी उसके मन में आता कि वह माला को छोड़ दे, कभी मन करता कि वह उसका अबॉर्शन करवा दे, पर जैसे ही माला को छोड़ने का विचार मन में आता तो वह उस विचार को झटक देता, क्योंकि वह जानता था कि माला जब से उसके जीवन में आई है उसने किसी भी तरह की शिकायत नहीं दी। हर फर्ज उसने बखूबी निभाया है। और फिर माला तो सीधी सादी है, भला उसे किस बात की सज़ा दे? गलती तो उसकी खुद की है, जो बाबा के काले कारनामों के बारे में जानने के बाद भी माला को आश्रम में अकेले छोड़कर रचना के पास चला जाया करता था। महेंद्र बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तब उसे अपना अतीत याद आया। महेंद्र, जो कि एक दबंग पुलिस वाला था, उसकी बहादुरी और जाबाजी के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। महेंद्र जिस भी केस को सॉल्व करने के लिए बैठता उसे सॉल्व करके ही दम लेता था। गुंडे अपराधी जैसे लोग एएसपी महेंद्र के नाम से थर थराते थे। पर इतना काबिल जाबाज पुलिस ऑफिसर होने के बाद उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, और वह कमज़ोरी थी खूबसूरत लड़कियां। कई बार तो ऐसा होता था कि काला धंधा करने वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए महेंद्र को लड़की ऑफर करते थे, परंतु महेंद्र भी बड़ा घाघ था। उसको जिस बात में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता वो वही काम करता। यदि उसे लगता कि फ़लाने केस को सॉल्व करने में उसकी साख दांव पर लगी है तो वह खूबसूरत लड़की का लालच नहीं करता और अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपराधियों को पकड़ लेता था। महेंद्र सिर्फ उन्हीं लड़कियों से रिलेशन बनाना पसंद करता था जो या तो खुद उसकी तरफ खिंचती हुई चली आती थी या फिर किसी के द्वारा, जिन्हें रिलेशन बनाने में समस्या नहीं होती थी, भेजी जाती थी। ऐसी ही लड़कियां से महेंद्र रिलेशन बनाता था। उसे लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती से संबंध बनाना पसंद नहीं था, पर एक दिन महेंद्र की कमजोरी उस पर हावी हो गई और उससे एक गुनाह करवा बैठी। शालिनी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, अपने गरीब माँ बाप की इकलौती संतान थी। एक बार शालिनी अपने पिता के साथ मार्केट जा रही थी तो कुछ मनचले उसे छेड़ने लगे। उसके पिता ने विरोध किया तो वह मनचले उसके पिता को मारने लगे।
अचानक उधर से एएसपी महेंद्र की गाड़ी निकलने लग रही थी कि रास्ते में मारपीट देखकर महेंद्र ने जीप रुकवाई और सारा माजरा पूछा। तब शालिनी ने महेंद्र एएसपी को सारी बात बता दी। तब एएसपी महेंद्र ने उन मनचलों को 3-4 चांटे लगा दिए और उन्हें जीप में बिठाकर थाने भिजवा दिया और खुद शालिनी और उसके पिता को लेकर डॉक्टर के चला गया। महेंद्र की आंखों में शालिनी की खूबसूरती चढ़ चुकी थी। उसके बाद महेंद्र ने कई दिन तक कोशिश की कि शालिनी उसके प्यार में पड़कर उसके बिस्तर तक आए, परंतु महेंद्र की तमाम कोशिशें फेल हो गईं। एक दिन गुस्से में महेंद्र ने अधिक मात्रा में शराब पी ली और अपने घर जाने लगा। घर जाते समय उसे रास्ते में शालिनी दिखाई पड़ी। महेंद्र के ऊपर तो शराब का नशा हावी हो चुका था। उसने शालिनी के आगे अपनी गाड़ी रोक दी और शालिनी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, पर शालिनी ने गाड़ी में बैठने के लिए मना कर दिया। तब शराब के नशे में एएसपी महेंद्र ने शालिनी को ज़बरदस्ती खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और वीरान रास्ते की तरफ ले जाने लगा। शालिनी ने बहुत कोशिश करी गाड़ी से निकलकर भागने की, परंतु एएसपी महेंद्र की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक न चली और वीरान जगह पर ले जाकर महेंद्र एएसपी ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए और अपने फ़र्ज को ताक पर रखते हुए शालिनी के साथ उसकी बिना मर्जी के संबंध बना डाला। अपने मन की पूरी कर लेने के बाद महेंद्र को नींद आ गई और जब उसे होश आया तो देखा शालिनी वहाँ पर नहीं थी। शालिनी को वहाँ ना पाकर महेंद्र घबरा गया और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा और ढूंढते ढूंढते उसने देखा शालिनी वाटरफॉल के पास खड़ी थी, जहाँ से गिरने पर कोई भी बच नहीं सकता था। उसे वहाँ देखकर महेंद्र चिल्लाने लगा, शालिनी रुक जाओ, वापस आ जाओ, पानी का बहाव बहुत तेज है, उसमें तुम डूब जाओगी। देखो मुझसे गलती हो गई है, यह सब मुझसे शराब के नशे में हो गया, मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। यह सब कहते कहते महेंद्र शालिनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी शालिनी ने उसे रुकने के लिए कहा और बोली, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, अब मैं इस कलंक के साथ जी नहीं सकती, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी मरना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तब महेंद्र ने उससे कहा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गुनाह हुआ है, पर मैं अपने उस गुनाह को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। उस वक्त महेंद्र कुंवारा था। उसकी बात सुनकर शालिनी ने रोते रोते कहा, मैं किसी से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करना चाहती थी, पर तुम्हारी हवस ने मेरे सब अरमान ख़त्म कर दिए। तब शालिनी ने कहा, आज जिस तरह मैं मर रही हूँ उसी तरह तुम भी मरोगे, पर मरकर नहीं, जी करके। पल पल मर कर जीना पड़ेगा तुम्हें, ताकि सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी वजह से किसी को अपनी जान देनी पड़ी। और मेरे मरने के बाद जिस तरह मेरे माँ बाप बिन औलाद के रहेंगे, वैसे ही तुम सदा बे औलाद रहोगे। तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे और जिस तरह तुमने किसी के घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, इसी तरह एक दिन तुम्हारे घर की इज्जत को भी कोई मिट्टी में मिलाएगा। ऐसा कहकर शालिनी उस पानी के तेज बहाव में कूद गई। महेंद्र आंखें फाड़े देखता रह गया। महेंद्र ने अपनी इमेज बचाने के लिए इस हादसे को अपने सीने में ही दफन कर लिया, लेकिन उस हादसे के बाद महेंद्र के जीवन में बदलाव आ चुका था। अब लड़कियों को देखकर महेंद्र के कदम नहीं बहकते थे। उस हादसे के कुछ महीनों बाद ही महेंद्र की शादी माला से हो चुकी थी, परंतु आज इतने सालों बाद एक बार फिर से रचना की खूबसूरती को देखकर महेंद्र के कदम बहक गए थे। तभी बच्ची के रोने की आवाज़ से महेंद्र का ध्यान टूटा और वह अतीत के पन्नों से बाहर निकल आया। बच्ची के रोने की तेज़ आवाज़ सुनकर वह कमरे से बाहर आया और माला से उसे चुप कराने के लिए कहकर वापस अपने कमरे में आ गया। पूरी रात महेंद्र ने सोचते सोचते निकाल दी। तब आखिरकार उसने एक फ़ैसला लिया। अगले दिन से महेंद्र ने उस फैसले पर काम करना शुरू कर दिया। रचना, जो कि बाबा करमदास की विश्वास पात्र थी, बाहर के कार्य करने के लिए रचना ही जाया करती थी। महेंद्र रचना के आश्रम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र आदमी रचना की जासूसी में लगा दिए थे। एक दिन उसे पता चला कि रचना आश्रम से बाहर जा रही है। तब महेंद्र माला से उस बच्ची को लेकर जाने लगा। माला के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि इस बच्ची की बुआ इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। यह सुनकर माला का मन भावुक हो उठा, क्योंकि कई दिन से माला ही उस बच्ची को संभाल रही थी
और उसे बच्ची से लगाव हो गया था। पर महेंद्र के समझाने पर माला समझ गई और बच्ची के लिए उसने खूब सारे खिलौने और कपड़े देकर कहा, इसकी बुआ को यह सब दे देना और कहना कि इसका अच्छे से पालन पोषण करे। यह कहकर माला ने उस बच्ची के चेहरे को चूमा और महेंद्र को दे दिया। तब महेंद्र उस बच्ची को लेकर चला गया। उधर महेंद्र के विश्वास पात्र आदमियों ने रास्ते में से रचना को किडनैप कर लिया था और महेंद्र के बताए हुए स्थान पर पहुंच गए। महेंद्र भी वहां पहुंच चुका था। तब महेंद्र ने सब आदमियों को रचना को छोड़कर वहां से जाने को बोल दिया। तब महेंद्र ने रचना से कहा, क्या कह रही थी तुम? मेरी और अपनी रिलेशनशिप की वीडियो क्लिप इंटरनेट पर डाल दोगी तो ठीक है, तुम वो क्लिप इंटरनेट पर डाल ही दो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, पर मैं इस बच्ची को, जो कि मेरी बेटी नहीं है, इसे आज तुम्हारी नज़रों के सामने ही मार डालूँगा और इस बच्ची को मारने के बाद मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। यह कहकर महेंद्र ने उस बच्ची को एक हाथ से पकड़कर हवा में लहरा दिया और अपनी रिवॉल्वर को उसके ऊपर तान दिया। रचना, जो कि महेंद्र का रूप देखकर खौफ में आ चुकी थी, बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते महेंद्र, गलत सोच है तुम्हारी। आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं किसी और के पाप को अपने गले नहीं लगा सकता। तब रचना मुस्कुराते हुए बोली, इसे तो तुम पाप कह रहे हो, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी बीवी के साथ करमदास अपना रिलेशन बना चुका है, जिसकी एक वीडियो क्लिप उसके पास मौजूद है। मुझे और मेरी बेटी को तो तुमने पाप बता दिया है, पर अपनी बीवी का क्या करोगे जो दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना चुकी है? यह सुनते ही महेंद्र गुस्से में रचना के पास आ जाता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। और मेरी बीवी का छोड़ो, पहले तुम अपनी जान की चिंता करो। मुझे करमदास के बारे में जानकारी देती हो या नहीं? पर रचना का कोई जवाब ना पाकर महेंद्र ने अपनी रिवॉल्वर बच्ची की तरह उठाते हुए गिनती गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। तभी गोली चलती है। ठाएं। एकदम रचना अपनी आंखें बंद करते हुए चीखती है और रोती हुई घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी एकदम बच्ची के तेज तेज रोने की आवाज़ गूंजती है। तुरंत रचना आंखें खोलकर महेंद्र की तरफ देखती है। उसकी बच्ची महेंद्र के हाथ में थी और तेज तेज रो रही थी। रचना आखिर में थी तो एक औरत ही, उसके अंदर की ममता जाग उठती है। सो दौड़ती हुई अपनी बच्ची को महेंद्र के हाथों से ले लेती है और रोते रोते अपनी बच्ची को बेतहाशा चूमने लगती है। महेंद्र चाहता तो मैं यह गोली बच्ची के मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी बच्ची से प्यार करती हो या नहीं, इसीलिए मैंने गोली इस तरह चलाई कि वो बच्ची के पास से होती हुई आगे निकल गई। और तुम्हारी हालत देखकर पता चल चुका है कि तुम अपनी बच्ची से प्यार करती हो, फिर तुमने अपनी बच्ची मुझे क्यों दी? तब रचना कहती है, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मेरे सीने में भी दिल था, परंतु मुझे धोखे से आश्रम में लाया गया और मुझसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाते थे। ना चाहते हुए भी मुझे इस दलदल में उतरना पड़ा, क्योंकि जब भी मैं उनका विरोध करती तो वह लोग मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करते थे। धीरे धीरे फिर मैं भी इसी माहौल में ढल गई। हम लड़कियों के बच्चा पैदा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था, परंतु पता नहीं कैसे इस बार चूक हो गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे इस बच्चे से तभी से प्यार हो गया था जब से यह मेरे पेट में आई थी, पर मैं जानती थी कि करमदास को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात मंजूर नहीं होगी। जब करमदास को पता चला तो उसने मुझे अबॉर्शन के लिए कह दिया था, परंतु मेरे अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए डॉक्टर ने मेरे अबॉर्शन करने से मना कर दिया और मेरी जान को खतरा बताया। इधर मुझे भी अपने पेट में पल रहे बच्चे से प्यार हो गया था, परंतु अपनी यह खुशी मैंने करमदास पर जाहिर नहीं होने दी। फिर मैंने सोचा था कि अगर यह बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी तो कम से कम यह जिंदा तो रहेगा, और फिर यही बात मैंने करमदास से कह दी।
कि इस बच्चे में मेरी कोई चाहत नहीं है। पैदा होने के बाद मैं इस बच्चे को एएसपी महेंद्र के मत्थे मढ़ दूंगी। मेरी बातों से करमदास को यकीन हो गया था कि वाकई मुझे इस बच्चे से प्यार नहीं है और इस तरह उसका विश्वास मेरे ऊपर बना रहा। जब मैं तुम्हें यह बच्ची सौंप रही थी मेरा मन अंदर से बहुत दुखी था, पर एक उम्मीद थी कि मेरी बच्ची तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैंने खुद को पत्थर बना लिया था। परंतु आज की तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तोड़ दिया है। मैं अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए तुम जो भी जानकारी चाहते हो वो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। पर मेरी एक विनती है तुमसे कि मेरी बच्ची को तुम अपने पास ही रखो और इसकी परवरिश करो, क्योंकि जब करमदास को पता चलेगा तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब महेंद्र रचना से वायदा करता है कि वह उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा और बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। महेंद्र से आश्वासन पाकर रचना के अंदर माँ की ममता के साथ साथ हिम्मत भी जाग जाती है। महेंद्र और रचना मिलकर प्लान बनाते हैं कि पहले माला की जो वीडियो क्लिप करमदास के अंडर में है उसे वहाँ से निकाला जाए। तब प्लान के तहत रचना को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है और डॉक्टर के जरिए आश्रम में सूचना भिजवा दी जाती है। इधर करमदास को जब पता चलता है तो वह हॉस्पिटल में अपने आदमियों को भेजता है और वह लोग वहां से रचना को ले आते हैं। रचना के माथे पर चोट लगने के कारण पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ पैरों में भी चोट होती है जिन पर दवाई लगी होती है। करमदास के पूछने पर रचना बताती है कि उसको एएसपी महेंद्र के लोगों ने किडनैप कर लिया था, परंतु वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रही। पर भागते हुए उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई जिस कारण उसे अस्पताल जाना पड़ा। करमदास रचना से यह बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि करमदास को पता चल चुका था कि महेंद्र के आदमियों ने ही रचना को किडनैप किया है, पर वह लोग रचना को कहाँ ले गए थे यह पता नहीं चल पाया था। पर रचना के मुंह से यह सुनकर कि उसने किसी और का नाम न लेकर महेंद्र के बारे में बताया तो रचना की बात पर विश्वास कर बैठा और उसने रचना की तारीफ करते हुए उसे आराम करने को कहा। इधर महेंद्र ने उस बच्ची को फिर से माला को लाकर दे दिया और कहा, इसकी बुआ किसी ज़रूरी काम के कारण नहीं आ पाई, अभी तुम इसे अपने पास ही रखो, जब इसकी बुआ आ जाएगी तभी इस बच्ची को लेकर जाएगी। यह कहकर महेंद्र ने उस बच्ची को माला को सौंप दिया। दिन बीत रहे थे, आश्रम में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रचना पहले की तरह ही आश्रम के काम बखूबी निभा रही थी, जिसे देखकर करमदास को विश्वास हो चुका था कि रचना उसके प्रति आज भी वफादार है। रचना जानती थी कि करमदास कुछ समय तक उस पर जरूर संदेह करेगा, इसलिए रचना ने बड़ी होशियारी से करमदास का विश्वास फिर से हासिल कर लिया था। 4 महीने बाद रचना ने एक दिन मौका पाकर करमदास के कमरे से माला वाली वीडियो क्लिप निकाल ली और साथ में करमदास के काले कारनामों की फाइल और कुछ फ़ोटोज़ जिसमें करमदास अन्य लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था साथ ले ली और बड़ी चतुराई से आश्रम से निकल गई और सारे सबूत जो कि बाबा करमदास के खिलाफ थे ले जाकर महेंद्र को दे दिए, जिसके आधार पर महेंद्र ने बाबा करमदास के आश्रम पर रेड मारी और बाबा करमदास को गिरफ्तार करके उसे सज़ा दिलवाई। हर तरफ हर अखबार में एएसपी महेंद्र की समझदारी और बहादुरी के चर्चे थे। इधर जब माला को न्यूज़ के जरिए बाबा करमदास के काले कारनामों की खबर मिलती है तो डिप्रेशन में आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। इसका मतलब यह है कि और औरतों की तरह मैं भी करमदास के षड्यंत्र का शिकार हो गई, क्योंकि आश्रम में तो मैं भी जाती थी। माला अपने पेट को छूते हुए बड़बड़ाती है, तो क्या यह बच्चा करमदास का है? यही सोचकर माला को खुद से घिन होने लगती है। डिप्रेशन के चलते माला खुद को ख़त्म करने का फैसला ले लेती है। इधर जैसे ही कोर्ट में बाबा करमदास को सज़ा सुना दी जाती है तो उसके बाद महेंद्र बाकी पुलिस वालों से यह कहकर करमदास को ध्यान से तिहाड़ जेल में लेकर चले जाना है, मैं बाद में आता हूँ, फुर्ती से जीप में बैठकर घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते ही महेंद्र माला को दरवाज़ा खोलने के लिए पुकारता है, परंतु माला का कोई जवाब ना पाकर महेंद्र का दिल घबरा जाता है और वह खिड़की से कूदकर घर के अंदर पहुंच जाता है। महेंद्र देखता है कि माला स्टूल पर खड़ी होकर फांसी लगाने जा रही है। महेंद्र दौड़कर कमरे के दरवाजे को तोड़ते हुए माला को पकड़ लेता है और उसे स्टूल से उतारकर अपने सीने से लगा लेता है। माला रोते रोते कहती है, मुझे छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए, मैं किसी को मुँह दिखाने
जाने लायक नहीं रही। महेंद्र अनजान बनते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? क्या कहे जा रही हो? और फिर ऐसा क्यों कह रही हो? तब माला कहती है, मुझे करमदास के बारे में सब पता चल चुका है। मैं भी तो आश्रम में जाती थी। इसका मतलब तो यह है कि मैं भी करमदास के षड्यंत्र का शिकार हो गई। और यह बच्चा तभी महेंद्र माला के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महेंद्र माला को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, यह बच्चा मेरा और तुम्हारा मतलब हमारा है। महेंद्र के मुंह से यह सब बात सुनकर चौंकते हुए माला कहती है, पर उस करमदास के आश्रम में जो खास थेरेपी दी जाती थी, तो मैं भी तो उस खास थेरेपी को लेने के लिए कमरे में गई थी। तब महेंद्र कहता है, हाँ तुम कमरे में गई जरूर थी और बेहोश भी हुई थी, परंतु उस कमरे के अंदर जो लड़कियां थीं उन्हें मैंने पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था और करमदास के पास यह खबर पहुंचा दी थी कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए बेहोश हो गई हो। भी उसी कमरे में ही छुपा हुआ था। भला मेरे रहते तुम्हें कोई कैसे छूने की हिम्मत कर सकता है? तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। यह सब बातें सुनकर माला की जान में जान आ गई और वो रिलैक्स होकर बैठ गई। तब महेंद्र ने माला को आराम करने के लिए कहते हुए साथ में कहा कि वह बच्ची को लेकर जा रहा है। उसकी बुआ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। माला ने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही महेंद्र ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि इस बच्ची की बुआ को घर पर बुला लेता। मैंने उनसे कहा था, पर वह बता रही थी कि उन्हें कहीं और भी जाना है, इसीलिए घर नहीं आ सकती। अब मुझे ही इस बच्ची को उसकी बुआ के पास पहुंचाना पड़ेगा। यह कहकर महेंद्र बच्ची को ले जाता है और रचना को बच्ची सौंप देता है। महेंद्र ने रचना के रहने और नौकरी के लिए काम का इंतजाम करवा दिया था। महेंद्र अपने घर जाने लगता है। गाड़ी चलाते हुए महेंद्र सोचता है कि मेरा अंदाज़ा सही था कि जब माला को करमदास के कारनामों के बारे में पता चलेगा तो शायद वह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए अच्छा हुआ जो मैं वक्त रहते घर पहुंच गया, वरना आज माला को मैं खो देता। महेंद्र घर पहुंच जाता है। रात को माला महेंद्र की बाहों में लिपटे हुए प्यारी सी नींद ले रही होती है। उधर महेंद्र उसके चेहरे को निहारता है और सोचता है कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। ये फैसला लेकर महेंद्र सोचता है कि उसके कारण एक गरीब और मजबूर लड़की शालिनी को अपनी जान देनी पड़ी थी, जिसने मरते समय उसे श्राप दिया था, और उसी के श्राप के कारण मैं औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं रहा। उसी के श्राप के कारण मेरी पत्नी माला को इस अपमान से गुजरना पड़ा, परंतु इन सब बातों के पीछे का असली कारण मैं हूँ। ना मैं गलत करता और ना मुझे श्राप मिलता। मेरी पत्नी माला तो भोली भाली है, असली गुनहगार तो मैं हूँ। माला तो मेरे साथ ही आश्रम जाती थी। मुझ पर माला को कितना विश्वास था, पर मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया। सब कुछ जानने के बाद भी माला को आश्रम में अकेले छोड़कर रचना के पास चला जाया करता था, तो भला माला को किस बात की सज़ा दूँ? तब महेंद्र फैसला करता है कि माना यह बच्चा उसका नहीं है, पर इस बच्चे से माला को बहुत प्यार है। वो तो यही समझती है कि यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, इसलिए इस बच्चे के प्रति जो माला की खुशी है वह मैं उससे नहीं छीन सकता, और ना ही ज़िंदगी में कभी माला को बताऊंगा कि ये बच्चा किसी और का है। यदि इसे बताया तो वह खुद को ख़त्म कर लेगी। मैं अपनी माला को खोना नहीं चाहता। गुनाह मैंने किया है तो सज़ा भी मैं ही भुगतूंगा। ये सब सोचते हुए महेंद्र भी नींद की आगोश में चला जाता है। महेंद्र एक अच्छा इंसान बन चुका था। अब चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़कियां क्यों ना हों, महेंद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब महेंद्र अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के प्रति वफादार बन जाता है, और माला भी अपनी आंखों से बाबाओं के नाम की अंधविश्वास की पट्टी उतार देती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।